जो भी प्रेसिडेंट्स एड्रेस है जिसमें तकरीबन सारे मुद्दों को, पूरे मुल्क के मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एक नक्शा खींचा गया है जहां कश्मीरी पंडित्स की वापसी की बात भी की है। बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं। इनमें कई नए मुद्दे उठाए गए जो महत्वपूर्ण है। भाषण सुनने में, पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखा जाए आने वाले दिन में क्या होता है, क्या निर्णय सरकार लेती है। लेकिन आज के दिन जो समस्या है देश के सामने, गरीब वर्ग के लोग, महंगाई पर कैसे रोक लगती है, इन्फ्लेशन फिर रोक कैसे लगती है, ये देश की जनता इंतजार कर रही है। सवाल है नरेंद्र मोदी के श्रेष्ठ भारत का, और इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल था कि क्या नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर पाएंगे। आप अपनी राय firstindianews.com पर बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। पंकज जी, महंगाई का जिक्र हर तरफ हो रहा है। मैं आपके पास आऊँगा। अभी फिलहाल में जो रिटेल की महंगाई दर है 10% से ऊपर है, और 3 महीने से पिछले ये स्तर चल रहा है। शनिवार को एक बैठक हुई थी दिल्ली में, कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की अध्यक्षता में। इसमें तमाम सचिव मौजूद थे। महंगाई को रोकने को लेकर बातचीत थी, रोड मैप तैयार किया जाना था। भाजपा का घोषणा पत्र था, कहा गया कि एफसीआई का पुनर्गठन करेंगे, एक विशेष कोष महंगाई को काबू में करने के लिए बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में थी ये बात। शनिवार को मंथन हुआ, लेकिन जब आज राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रहे थे उस दौरान तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नहीं, देखिए अश्विनी जी, बहुत सारी इतना बड़ा जो है, आप देखिए पूरी संसद की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम में इतने मुद्दे हैं। और आप देखिए ऐसा कोई सा मुद्दा नहीं है जो अनछुआ रह गया हो। उन्होंने महंगाई का एक समग्र रूप से कहा कि उसका ये बताने की वो नहीं था कि भाई आप किस किस तरीके से रोजाना आप चलेंगे। 50 मिनट के अभिभाषण में इतना वक्त नहीं मिला। नहीं था ना, सबसे पहला मुद्दा था कि महंगाई पे, देखिए सबसे पहला मुद्दा था, एक सेकंड, सबसे पहला मुद्दा था महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। आप जो चीज़ कर रहे हैं कि आज आपने देखा हो तो सबसे पहले, उसके बाद में जो आज बयान आया कृषि मंत्री जी का कि जहां पर बेसिकली पानी की कमी रहेगी और उसमें रहेगी, उसमें सब्सिडाइज डीजल जो है वो हम लोग देंगे, उसका इन्होंने तय किया। क्योंकि अभी पूरी नजर बनाए हुए हैं कि इस बार जो है उत्तरी भारत के अंदर जो है मानसून शॉर्ट रहेगा, और शॉर्ट रहेगा तो जो फसलें जो है उत्तरी भारत में होती हैं, तो वो फसलों पर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था पहले से की जाएगी। ये रोड मैप आज कृषि मंत्री जी ने, आपको बिल्कुल हो तो 5:30 बजे के आसपास का जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के अंदर मैंने देखा था। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि महंगाई ही नहीं, उन्होंने कहा महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन, इन तीनों पे जो है उन्होंने बहुत मेनली फोकस किया। तीनों के ऊपर जो है, जो 15 दिन की सरकार है उसमें आपने देखा कि काले धन पे एसआईटी बनाई गई। उसके बाद में हर एक चीज़ों को उन्होंने मुद्दों को लिया। और जो अभी उन्होंने कहा कि जो सोनी जी ने खास करके कहा कि नहीं, सैनी जी ने जो कहा कि आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ है कि निफ्टी और इसके ऊपर ध्यान है। देखिए निफ्टी और इस पर ध्यान नहीं है। निफ्टी ना किसी के बढ़ाने से बढ़ता है ना घटाने से घटता है, क्योंकि वहाँ जो खेल है पूरा का पूरा जो चीज़ है वो विश्वास की चीज़ है कि जो आज जो चल रहा है उसमें कभी भी कांग्रेस की सरकार में बहुत, मैं अभी आर्थिक मुद्दों पे नहीं आना चाहता, लेकिन उन्होंने जो कहा उसके कहता हूं कि आप पिछली बार कभी 4 साल 5 साल का देखेंगे तो बार बार जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को जो है आपने जो है उसको कंट्रोल करने के लिए डाला, लेकिन अभी तक जो है आप देखेंगे कि पूरे 3 महीने 4 महीने में कोई भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को कोई भी जो है दिशा निर्देश नहीं दिए गए, और 15 दिन में तो खास करके कोई दिशा निर्देश दिए गए। जो भी है सब कुछ जो है मार्केट के इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर और आउटरनल रिसोर्सेज जो विश्वास है उसके ऊपर है। दूसरी जो चीजें थी कि आपने कहा कि इन्होंने कहा कि खाली इस पर डाला, मैं आज फिर बताना चाहता हूं आपको कि उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस जो है वो गांव-गांव तक फैलना चाहिए। गांव का जो विकास है उसके बारे में उन्होंने बात की। देश में 24 घंटे बिजली है, उसके लिए टाइम लिमिट दी कि 2022 तक का जो टाइम लिमिट होगा उसका फ्रेमवर्क उन्होंने दिया कि 2022 तक जो है 24 आवर्स बिजली रहेगी। अब उसमें कहा कि रोड मैप क्या है, लेकिन रोड मैप जो गुजरात का बताया कि रोड मैप पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब मैं आज को देख रहा था तो उन्होंने कहा कि रोड मैप जो है गुजरात में 24 आवर्स बिजली का देखेंगे तो जो सब्सिडाइज बिजली है और जो बेसिकली नॉन सब्सिडाइज बिजली है, उन दोनों के जो फेजेस हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और उसमें जो सब्सिडाइज बिजली है वो सब्सिडाइज वालों को जा रही है, और जो नॉन सब्सिडाइज बिजली जा रही है वो नॉन सब्सिडाइज वालों को जा रही है। और उसमें आप देखें कि पूरे 24 आवर्स बिजली का जो है सप्लाई वहां पर चालू है। अर्चना जी, दूसरा जो है आज मैं एक सेकंड बताता हूं, आज जो उन्होंने कहा कि आप फ्रेट्स के ऊपर, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो जो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा था, आपने कहा कि रोड मैप नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं आपको कि रोड मैप में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है
मेरा सवाल था आपके घोषणा पत्र की दो चीजों का उसी में बता रहा हूं आज आपको मैं, जिक्र उसी नहीं में बता हुआ। रहा हूं उसी को जो ज्वाइन कर रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है आज भी जो है आप देखिए कि नासिक से जो प्याज आता है यहाँ का जो वो है उसकी जो परचेज प्राइस है और जो ट्रांसपोर्टेशन है दोनों का जो अंतर लगाएंगे तो उसमें आप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका बहुत मेजर पोर्शन जो है उसके ऊपर है। उन्होंने कहा कि रेल फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए, रेल फ्रेट्स में और रोड फ्रेट्स में जो है ये जो डिफरेंसेस हैं ये महंगाई को कम करेंगे। तो ये जो चीजें पैरिटीज बनेंगी और इसके साथ जो बनेगा जो काम होगा उसके तहत जो है महंगाई कम होगी। चलिए उसके तहत अर्चना जो जी, है कहीं ना कहीं विकास आपको नहीं लगता कि जिन आंकड़ेबाजी जो पंकज जी बता रहे हैं इसके परे जाते हुए हम पीडीएस अगर सिस्टम की बात की जाए, कुछ भी खरीद हो, महंगाई पर, खाद्य महंगाई पर काबू पाना है तो खास तौर पर पीडीएस सिस्टम आपके हाथ में होना चाहिए। उसको लेकर भी ऐसा कोई विजन आज के इसमें पूरे अभिभाषण के दौरान सामने नहीं आया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ थी जिस पर टारगेट किया जाना था और जिसको सबसे पहले लेकर के उसका समाधान खोजना था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। अब ये भले से स्प्रेड में ये कर देंगे, रेलवेज और रोडवेज और ये सब करके बताना चाह रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इनके मंत्री कह रहे हैं केंद्रीय धर्मेंद्र प्रधान कि भाई हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के हित को तो सुरक्षित रखना है, उससे हम समझौता नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप हर चीज़ से समझौता करें, डोमेस्टिक अपनी सारी नीतियों के साथ समझौता करेंगे लेकिन इन्वेस्टर्स के साथ समझौता नहीं करेंगे। यानी इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना आपका मकसद नहीं है। जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको मुद्दा बनाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो वास्तविकता वाला आईना जनता को दिखाते हैं। हमने राजस्थान को कोट करके आपको बताया। अभी केंद्र सरकार पे इससे टारगेट नहीं करना चाहूंगी कि अभी आई है और पहला अभिभाषण हुआ, हो सकता है कुछ करके दिखा दें और अभी करेंगे तो लगेगा कि आलोचना ही करते हैं। समालोचना में विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ 6 महीने का शासन देख लिया, जहाँ एक दिन मंत्री कहते हैं कि दूध की कीमतों को कम करने पर विचार करें, अगले दिन पता चलता है कि सारे मिल्क प्रोडक्ट्स की कीमतों को 30% वृद्धि कर दी। अभी बिजली की बात कर रहे थे, पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में राजधानी में विद्युत कटौती कभी नहीं हुई और पूरे 5 वर्षों में पानी बिजली के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। इनके राज्य में 6 महीने में त्राही त्राही कर रही है जनता, राजधानी में कटौती हो रही है और जब कटौती करते हैं और विद्युत सप्लाई जब बाधित होती है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन पर कोसना शुरू कर देते हैं। अभी पंचायत राज के बारे में भी ये नीति आ गई कि हम जाकर के सारी समीक्षा करेंगे। मैं आपके पास आता हूँ। निवेश की बात कही गई, निवेश पर काफी जोर रहा इस दौरान ताकि रोजगार के जो मौके हैं उनको भी सृजित किया जा सके। लेकिन एक अहम सवाल है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान मानसून की बात कही, कहा कि कमजोर मानसून होगा, इसके साथ साथ महंगाई बढ़ सकती है, इस पर हमें काबू पाना है, बिजली की समस्या क्योंकि मानसून से जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसे हालात में कैसे लगता है कि निवेशक को आप आकर्षित करके हिंदुस्तान ले पाएंगे? निश्चित रूप से अश्विनी, ये तो अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल और मेरा ख्याल है कि बड़ा विवादास्पद विषय है जिस पे कि मैं चर्चा उस तरीके से नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको ये आइडियल अर्थशास्त्री मानते हैं अपने, यानी जगदीश भगवती, और जिसको एक हमारे यहाँ एक अर्थशास्त्री को इन्होंने उसका योजना विभाग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता वाली, उसमें अरविंद पांगड़िया, ये लोग तो हमेशा उन सब चीज़ों को रोकने की बात करते हैं जो किसान की मदद के लिए या मजदूर की मदद के लिए, यानी सब्सिडीज़ वाला जो रास्ता है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, महंगाई के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार रही है वो आज की तारीख में कांग्रेस सरकार की अनदेखी भी रही है। कांग्रेस सरकार ने सन 1970 में राज्य के अंदर कृषि विपणन बोर्ड बनाया था। वो बोर्ड इसीलिए बनाया था कि बिचौलियों को हटा करके किसान को सीधा सीधा उसकी उपज खरीदी जाए, सामान्य जन तक पहुंचाया जाए, बिचौलिए खत्म किए जाए। लेकिन वो डिफंक होकर के पड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और बिल्कुल बेकार बना हुआ है वो कृषि विपणन बोर्ड। ये सरकार जो अभी 60 दिन गुजार चुकी है और इतना वक्त निकाल चुकी है, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से कुछ नहीं करना चाहती और वही उसी तरीके से सारा सिलसिला चल रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों सरकारें, जो पिछली गई हुई सरकार है वो भी महंगाई के लिए उतनी ही जिम्मेवार थी जितनी वर्तमान सरकार है। गई जाने वाली सरकार ने भी इस पर अपना अफसोस जाहिर नहीं किया कि हम लोग, हमारी क्या गलतियां थी। समीक्षा कर रहे हैं लेकिन समीक्षा में दो दिन बैठक करते हैं और उसके बाद में आकर के बयान देते हैं और गुड्डी गुड्डी बातें करते हैं। हकीकत में अभी भी नहीं पहचानना चाहते कि हमारे नष्ट होने का कारण, हमारे पराजित होने का कारण एकमात्र रहा कि हमने गरीब की और किसान की अनदेखी की और उसी का नतीजा है कि सरकार से बाहर बैठे हो। और ये जो आए हैं ये भी वो मीठी मीठी बातें करके और हमें एक बार शासन दीजिए हम वो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में शुरुआत के इरादों में ऐसा कुछ साफ नहीं है। भंवर सिंह जी, कैसे लगता है कि क्या महंगाई बढ़ेगी या कमजोर, महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा? अभी के जो तस्वीर है अश्विनी जी, मैं बताऊं आपको कि ये जो सरकार बोल रही है ना, ये महंगाई बढ़ाने का ही काम कर रही है। क्योंकि
आपको समझना ये पड़ेगा कि कमोडिटी आइटम्स जो हैं वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग से जब तक नहीं हटाएंगे तब तक सरकार की कोई दम ही नहीं है। मोदी जैसे 100 मोदी भी आ जाए ना तो भी महंगाई को कम नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है। क्यों नहीं अटैक कर रहे कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग में कमोडिटी आइटम बंद होंगे? नहीं करेंगे वो। क्यों? पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार है, वो कालाबाजारी को खुद बढ़ा रही है। 2 नंबर के पैसे को यही सरकार बढ़ा रही है। आज इनमें जमाखोरी करने वाले लोग कौन है? बीजेपी को सपोर्टिंग करने वाले लोग ही हैं जमाखोरी करने वाले। ये मैं आपको बता दूं। आज उन लोगों पे अटैक करेगी ना तो ये सरकार भी हिलती जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि आज ये कह रहे हैं साहब प्याज ट्रेन से, राजस्थान से प्याज ट्रेन से ही जाता है। आज इनको मालूम हो पंकज जी को कि कुचामन के सेक्टर में प्याज जो पैदा होता है वो यहाँ से ट्रेन से दिल्ली भी जाता है, बम्बई भी जाता है। वो ट्रेन से जाने से जैसे मोदी जी भाषण दे रहे हैं ना, वैसे ही सब कार्यकर्ता बोल रहे हैं। कल वो एक बार बोल रहे थे कि टमाटर जो है वो पहले नहीं भेजते, मार्बल पहले भेज देते। ऐसा नहीं होता है। टमाटर हमेशा ट्रक से ही आता है, कभी ट्रेन से नहीं आता है। क्योंकि ट्रेन में जाने में जितनी लोडिंग अनलोडिंग लगेगी, जितना ट्रक से वहां जाने में पैसा लगेगा, उससे ज्यादा तो उसकी कीमत ही नहीं है। 2 रुपए लोडिंग करने में लग जाएंगे, 2 रुपए उतारने में लग जाएंगे। टमाटर 5 रुपए किलो बिक नहीं रहा है तो कहां से ट्रेन से ले जाके टमाटर को बेचेंगे? समझ में नहीं आता। पब्लिक को ऐसी मीठी लॉलीपॉप देना चाहते हैं जैसे भारत की जनता एक पागल है। उसको समझ रहे, कुछ नहीं अकल है इसको। आज पीडीएस सिस्टम को क्यों नहीं लागू करते? भारत के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब तक मजबूत नहीं होगी, राशन के जरिए आम गरीब को जब तक राशन नहीं दिया जाएगा, महंगाई एक मोदी का 100 मोदी आ जाए, कोई राष्ट्र अच्छा बिल्कुल महंगाई को खत्म करने का सबसे बड़ा पीडीएस। चलिए अब एक सवाल खड़ा हो जाता है भ्रष्टाचार और जमाखोरी के साथ साथ कालाबाजारी, काले धन का। इस पर भी बात करेंगे लेकिन वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं, बने रहिए। जो नई सरकार का गठन हुआ है केंद्र में, वो जनता की अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरेगी। नहीं वो तो देखो, उम्मीद तो है ही सही। बीजेपी आई है तो ऐसा कुछ नहीं है, संपूर्ण बहुमत से है। तो कहीं न कहीं जनता ने उसको चुना है, तो कहीं जनता को उम्मीद है। और जब उम्मीद है तो उम्मीद को खरा उतरना है उसको, ठीक है। नहीं तो 5 साल है, 5 साल के बाद में जनता है तो जनता आराम से उसको कैसा भी उत्तर दे सकती है। बेरोजगार बहुत ही हुआ, उनको रोजगार मिले और उनका रोजगार दूर होए। बस वसुंधरा जी से और मोदी जी से ये एक ही उम्मीद है, युवाओं को बस रोजगार मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, लेकिन अब देखना यह है कि उसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जो इन्होंने कहा है कि हर हाथ को हुनर देंगे, हर परिवार को जिनके पास आवास नहीं है तो उनको हम आवास देंगे, गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। बोलते रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सका इसमें, क्योंकि अब काम करने का वक्त है। वो खोखली नारू बात अलग है। और इस वक्त जब कहना था, कोई मॉडल की बात नहीं की, क्या मॉडल रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो कैसे करेंगे, वो कुछ इशारा मिलना चाहिए। ग्रोथ होगी क्या 5% होगी या 7%? उधर तो कहते थे हम काया पलट देंगे। इस एड्रेस में काया पलटने वाली बात कोई नहीं। मोदी सरकार ने जो अभी वो अच्छे दिन आने वाले बात कर रहे हैं, हम भी उपेक्षा करते कि अच्छे दिन आएंगे, तो कम से कम इसको, ये जो मुद्दा हमारा जो इतना पुराना मुद्दा है, इसको इसमें सुलझाने के लिए पूरा कोशिश करें। आज बिग फाइट में हमने आपसे पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर पाएंगे। इस पर आपके जवाब हमें मिले। 61% दर्शकों का मानना है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन 39% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सबका साथ और सबका विकास, नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया। भंवर सिंह जी, आपसे शुरू करूंगा। कालाबाजारी की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो जमाखोरी की बात हो, काले धन की, इन सब तस्वीरों को लेकर क्या लगता है कि सबका साथ तो अब नरेंद्र मोदी को मिल चुका है, विकास अभी अधूरा है, इसको लेकर कैसे पूरा कर पाएंगे? इस सरकार को जो अपनी कार्य योजना वो क्लियर करनी चाहिए। अभी तक तो ऐसी कोई कार्य योजना नहीं आई है। SIT बना दी है तो इससे काला धन कैसे आ जाएगा? अभी तो SIT वाले भ्रमित है कि धन को लाएंगे कैसे हम, क्योंकि काला धन तो इस देश में ही बहुत पड़ा हुआ है। 2 नंबर का धन रोज पैदा होता है भारत के अंदर। क्यों? आज जो टैक्सेस की जो चोरी है
वो भी तो काला धनी है ना जी। आज जो तमाम लोग कर रहे हैं यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, या आज देखिए डीजल दिल्ली में दूसरे भाव है, हरियाणा में दूसरे भाव है, राजस्थान में दूसरे, डीजल ला के लोग बेच रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं। तो समान टैक्सेस क्यों नहीं कर सकते आप? आज हर राज्य में जो भाव है वो डीजल और पेट्रोल का कॉमन क्यों नहीं हो सकता देश के अंदर? लेकिन नहीं करेंगे। कालाबाजारी यही तो है, ये कालाबाजारी खुद सरकारें करवा रही है ना। देश में जब पूंजीपति का सामान, एक लाइफ बॉय की साबुन आप जयपुर में खरीदें वही भाव है, बंबई में खरीदें वही भाव है, तो फिर डीजल का भाव अलग अलग क्यों होता है? ये देश की सरकारें खुद करवाती है ना 2 नंबर के काम। तो इसलिए इनको रोक लगानी पड़ेगी। तमाम देश में तमाम जो टैक्सेस सुधार लाकर उसके रास्ते बताने पड़ेंगे। टैक्सेस को जो है आज जो है अलग अलग राज्य में टैक्सेस की सीमाएं अलग अलग है, कोई क्या टैक्स ले रहा है, कोई क्या टैक्स ले रहा है, कोई अलग टैक्स ले रहा है। तो ये क्यों? जब भारत में एक देश है तो यहाँ अलग अलग चीजें क्यों है? फिर यहाँ वेतन भी सबके अलग अलग है। दिल्ली में वेतन 10,000 मिलता है, राजस्थान में वेतन 4,000 रुपए साहब। तो दिल्ली में जितनी महंगाई होती जयपुर में नहीं है क्या? क्यों नहीं करते ये? वसुंधरा जी क्यों नहीं महंगाई से जोड़ती? महंगाई से सब कुछ को जोड़ रही है, मजदूर के वेतन को नहीं जोड़ेगी राजस्थान के अंदर, वो काम नहीं करेगी। पूंजीपतियों की चिंता हो गई 100 से बढ़ा के 300 के कारखाने को बंद करो, लेकिन मजदूर की चिंता नहीं। रोजगार बढ़ेगा अर्चना जी, रोजगार बढ़ेगा कहाँ से? एक सवाल है, आज जोर रहा रोजगार पर, आज ख्याल रहा महिलाओं का, गरीब का, किसान का, लेकिन ये ख्याल कैसे पूरे होंगे? आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करने की जरूरत होगी? देखिए ये एक बहुत विस्तृत और व्यापक नज़रिए के साथ काम हो, और क्योंकि खुद ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे कहना चाहिए रिसोर्सेज भी लगेंगे, और ऐसा विजन चाहिएगा जो इसको पूरा करने के लिए अंत तक टिका रहे। अंत तक टिका रहने का मतलब जब तक आप उस मिशन को कंप्लीट नहीं करते। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे बहुत शर्म महसूस होती है जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी या यूं कहीं यूनाइटेड नेशंस की महासचिव को ये कहना पड़ता है कि ये शोकपूर्ण टिप्पणी देनी पड़ती है कि हम बिल्कुल स्तब्ध हैं कि भारत जैसे प्रगतिशील देश में महिलाओं की स्थिति है। और मुझे लग रहा है कि वसुंधरा जी भी ये इंतजार करेंगे यूपी जैसी टिप्पणी उनके लिए आए। ये स्थिति यहाँ भी है, कमोबेश पूरे भारत में। नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले कहा करते थे कि महिलाएं, मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है, मेरी माताएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन कोई रोड मैप आज नहीं है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आप कहेंगे यूपीए में ये हुआ, अरे यूपीए के शासनकाल में कम से कम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेकर के तो आए हम लोग। हम उसमें ये परिवर्तन करने में सक्षम तो हो सके कि यदि किसी ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम किया तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, और इस पे कंसेंसस भी बना। पंकज जी, नहीं, मुझे एक बात पूरी करने दीजिए। आपने भी काले धन की बात की, आप लोगों ने कहा और बीजेपी ने उसका श्रेय भी लिया कि हमने एसआईटी का गठन किया। हम कहते हैं अच्छा किया आपने, कोर्ट का आदेश था, आपने गठन किया, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही भंवर जी ने। काला धन क्या होता है? आप इंटरनेशनल फ्रंट पे काउंटर करने की बात करते हैं जो ट्रीटीज के माध्यम से संचालित होता है, जहां आपका बस नहीं चलता। आप देश में उसके बारे में क्या करते हैं? आप टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक मैसेज करते हैं, नैनो आके मेरे राज्य में लगाओ, यानी टैक्स क्रेडिट दे दिया। कोई मुख्यमंत्री कहता है मेरे को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दो, वो क्या है? टैक्स क्रेडिट है। यानी आप इन्वेस्टर को ये कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा में जाइए, राजस्थान में मत आइए, क्योंकि हरियाणा में आपको लाभ मिलना है। ये टैक्स क्रेडिट, ये भी काला धन है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल है कि 60 महीने क्या कम पड़ेंगे? बड़ी चुनौतियां हैं आपके लिए। देखिए अर्चना जी, पहले जवाब तो मैं अर्चना जी को देना चाहता हूँ कि अर्चना जी अभी तक 15 दिनों के अंदर शायद मेरे ख्याल में किसी भी एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी भी एक्ट में। नहीं, एक सेकंड बता रहा हूं, नहीं, और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन आखिरी दौर है, हम बहस में ना उलझे। जो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करने आज बोलने दीजिए मुझे, यूपी की महिलाओं की घटनाओं पर एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की। इस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो सवाल है दर्शकों के लिए जरूरी है, आप बताएं कि 60 महीने में क्या कर पाएंगे? देखिए ये जो कहा ना, ये मैंने आपको जो चीज कही कि अभी 2 चीजें बड़ी साफ सी कही। आरोप छोड़िए, आप तो इसका जवाब नहीं, जवाब दे रहा हूं इनके आरोपों का। मेरा क्या, आप तो बताओ ना आपका विजन। मैंने तो सच्चाई बोली है। देखिए अभी जो 15 दिन का आपने कहा कि 60 दिन के अंदर शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार को ये चीज चाहिए थी कि जो काम ये लोग 56 साल में नहीं कर पाए, उन सबके रोड में बन करके और सबकी जो है बाइंडिंग होकर के शायद इनके यहाँ भिजवा देनी चाहिए थी कि साहब ये चीज हमने जो है पूरे सालों में करेंगे और इसके थ्रू जो है हम चलेंगे। देखिए जो चीज आदमी की जो एक थी कि हम क्या करेंगे, उसके बारे में हमारी क्या चीज़ होगी, उसका जो एक टोटल जो सोच था वो जो है आज हमने बताया, मोदी जी सरकार ने उसमें बताया। दूसरी जो चीज़ है कि आपने कहा 60 दिन में क्या नहीं होगा। देखिए 60 दिन में क्या नहीं होगा, अभी भंवर जी ने बताया कि वहाँ से जो है कि वहाँ पे जो रेट्स हैं ये चल रही कि नहीं चल रही। कहीं ना कहीं ये संघीय ढांचे पर प्रहार हैं कि स्टेट के जो है आप जो है एक्ट जो है जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं उनको आप सेंट्रलाइज करा करके आप शायद स्टेट्स को खत्म करना चाहते हैं। ओम जी मैं लास्ट आपसे लेना चाहूंगा। ओम जी
क्रेडिट कर रहे हैं? आप कह रहे थे इस मुद्दे में आपके नहीं, वो जो बाबा रामदेव है लास्ट वो टाइम है, सजेशन लास्ट दे टाइम रहे है। हैं सारी टैक्सेशन पॉलिसी समाज बाबर सिंह जी, यहाँ पर जो एकदम से पहले बाबर कर सिंह रहे जी, हैं, एक घंटा बीत गया है। ये खुद कह रहे हैं ब्लैक मैनिफेस्टो मार्केट में कौन सा है? टैक्सेशन पॉलिसी को सही करेंगे। टैक्सेस की चोरी होती है, यही तो है सबसे बड़ी। कौन सा? बाबर सिंह जी, एक जगह टैक्स बाबर कम, सिंह जी, एक जगह बाबर टैक्स सिंह जी, ज्यादा, तो यही तो बाबर सिंह चोरी जी, होती है नहीं तो जगह। टैक्सेस ला सकते हैं क्या मटेरियल आप? बिल्कुल अलाउ है क्या? करना अलाउ है चाहिए। क्या? क्यों नहीं? ये अलाउ है क्या? ये मुद्दा नहीं, अलाउ है क्या? जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन करो, ये करो। मुद्दा यहाँ आप भी लिकर गर्मा पे गर्म हरियाणा है। की लिकर रास्ता नहीं ला श्रेष्ठ सकते। भारत का सपना आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इस पर बहस जारी है। इस खास बुलेटिन में इतना ही।